अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, उम्मीद कि आप सब सही होंगे। दुनिया साइंस के मैदान में हर रोज नित नए तजुर्बे कर रही है। रिसेंटली सबसे बड़ा जो तजुर्बा हुआ, जो एक मिशन कामयाब हुआ, वो था चंद्रयान, जो हिंदुस्तान के इसरो की जानिब से किया गया। आज आपकी खिदमत में एक और वीडियो और एक और रिसर्च के साथ पेश हुए हैं। आज बात करेंगे हम आदित्य L1 के बारे में, जो कि वो भी हिंदुस्तान और इसरो से वाबस्ता है। उन्होंने ये वाला मिशन सूरज के लिए लॉन्च किया है। यह मिशन 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ। इस मिशन के क्या मकासद हैं? क्या आदित्य L1 भी चंद्रयान की तरह सूरज पे जाके सॉफ्ट लैंड करेगा, या कुछ और ऐसी रिसर्च हैं जो इंसान जात की भलाई के लिए हम सबको मिलने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो जरूर देखते हैं। हम आप ही के लिए मेहनत करते हैं और रिसर्च करते हैं, पर आप बिना सब्सक्राइब करे ही चले जाते हैं। आपके लिए सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत मोटिवेशन होती है और बहुत मदद मिलती है। तो अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो मेरी इस वीडियो से, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये सीखने और सिखाने का अमल जारी रह सके। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है ये आदित्य L1? हम सब ने सूरज को देखा। सूरज बहुत गर्म है। आज तक किसी इंसान ने सूरज पे सॉफ्ट लैंड नहीं किया और ना ही जा सकता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंसान को ऐसी कैसी जरूरत पड़ गई कि वो सूरज पे जाने को तैयार हो गया। और इस मिशन का नाम आदित्य L1 क्यों पड़ा? आदित्य, जैसे मैंने आपको बताया था, सूरज को कहते हैं। L1 है क्या? L से मुराद है लग्रांज पॉइंट। अब समझने की बात यह है कि आखिर ये लग्रांज पॉइंट है क्या। तो सिंपल ये समझते हैं कि जैसे न्यूटन का लॉ है, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल रिएक्शन। धरती और सूरज एक दूसरे को अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खींचते रहते हैं हमेशा। धरती सूरज को अपनी तरफ खींचती है और सूरज धरती को। तो लग्रांज ऐसी पॉइंट है जहां पे ये दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। ये ऐसी एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे पहुंचने के बाद आदित्य L1 काफी फायदेमंद हो सकता है। वो कैसे फायदेमंद हो सकता है? वो इस तरह से, अगर धरती अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू लग्रांज को अपने तरफ खींचती रहेगी तो उसमें फ्यूल ज्यादा खर्च आएगा। उस लग्रांज पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसे ग्रेविटेशनल फोर्स से निकल के आगे जाना पड़ेगा। इसके लिए ईंधन की जरूरत पड़ेगी। और अगर लग्रांज पॉइंट से आगे निकल जाता है जो आदित्य L1, तो फिर सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अपनी तरफ खींचेगी और जिसे वापस आने में फिर से फ्यूल ज्यादा खर्चना पड़ेगा और उसे अपना सेंटर बनाए रहना पड़ेगा। और इसी वजह से ईंधन की कम मिकदार काम आएगी और वो बिना किसी फोर्स के एक जगह पे खड़ा होके तकरीबन 5 साल तक इस दुनिया को अपनी रीडिंग्स, अपनी स्टडीज और रिसर्च भेजता रहेगा। अब ये समझते हैं कि क्या हमारे इस कायनात में, इस यूनिवर्स में टोटल कितने लग्रांज पॉइंट्स हैं? तो वो हैं 5, L1, L2, L3, L4 और L5। हम इंसानों ने जो तजुर्बा किया है नासा के थ्रू, वो L2 पॉइंट पे किया है और L2 पॉइंट सूरज धरती से पीछे है। मतलब कि L2 पॉइंट के बीच में धरती आ जाती है और L2 पॉइंट धरती से पीछे है। अब उस पॉइंट पे नासा ने अपनी सबसे ताकतवर जो अपनी वेब सैटेलाइट है, जेम्स वेब टेलीस्कोप, वो भेजी है। उसका ये दावा है कि वो हमें करोड़ों साल पीछे की तस्वीरें दिखा सकती है। इवन वो हमें ये भी दिखा सकती है कि ये दुनिया कैसे वजूद में आई, डायनासोर्स कैसे खत्म हुए, कैसे बिग बैंग थ्योरी वो आखिर हुई कैसे। ये सारी की सारी बातें हमें जेम्स वेब टेलीस्कोप बता सकती है। रोवर वहां पे लैंड कर तो नहीं सकता, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर काफी हाई होता है। एवरेज की अगर बात करते हैं, सूरज का जो ऊपरी लेयर है उसका टेम्परेचर तकरीबन 5500 सेल्सियस तक है। और इस सेल्सियस को बर्दाश्त करना आज तक किसी भी ह्यूमन टेलीस्कोप के पास इतनी ताकत है नहीं कि वो इतनी गर्मी को बर्दाश्त कर सके। तो इसीलिए लग्रांज पॉइंट एक ऐसी पॉइंट है जैसे कि आप गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठकर आगे के नज़ारे देखें। जैसे कि चांद हमारी धरती से 3,80,000 किलोमीटर दूर है। बात करते हैं L1 पॉइंट की, जो कि लग्रांज 1 पॉइंट है। धरती से आदित्य कल निकला है, मतलब 2 सितंबर को निकला है, तो उसे कितना टाइम लगेगा कि वो लग्रांज पॉइंट तक पहुंचे? 1.5 मिलियन किलोमीटर का मुफासला तय करना पड़ेगा। अब इतना बड़ा मुफासला थोड़े अरसे में तो हो नहीं सकता, इसीलिए ये वाला जो प्रोजेक्ट है तकरीबन 4 महीने पे मुश्तमिल है। क्या L1 पॉइंट पे ओनली इंडिया ने ही अपना जो आदित्य भेजा है? ऐसा है नहीं, वहां पे यूरोपियन सैटेलाइट पहले से ही काम कर रहा है। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कैसी रिसर्च होगी और कैसी रीडिंग होगी जिसके बारे में हमारी दुनिया को पता चलना चाहिए, और जिसके लिए अमेरिका, जापान और यूरोप ने अपने सैटेलाइट्स वहां पे भेजे हुए हैं। और अब इंडिया भी उसी दौड़ में शामिल हो चुका है। जैसे कि ये वाला मिशन तभी अरसे के लिए है, तो इसकी स्टडीज क्या होंगी? अब इसकी स्टडीज जो मैंने 3 आपके सामने पेश करनी है, उनमें से सबसे पहली स्टडी ये है कि आदित्य L1 को
जो सन का कोरोना है, आउटर मोस्ट लेयर, उसे स्टडी करनी है। अब आउटर मोस्ट लेयर जो कोरोना है उसे हम कैसे देख सकते हैं? उसे इस तरह से देख सकते हैं, जब भी सोलर इक्लिप्स होता है उस वक्त मुकम्मल चांद हमारे सूरज के सामने आ जाता है, तो उसके बाहरी हिस्से पे जो शुआएं हमें नजर आती हैं, एक्चुअली वही कोरोना है। और मजे की बात तो ये है कि हम जब भी आग जलाते हैं तो जहां से आग जलती है वहां का टेम्परेचर हाई होता है, और जब आग से दूर जाते हैं तो वो टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाता है। लेकिन इसका बिल्कुल भी उलट है कोरोना के साथ, क्योंकि जो सूरज का कोर है वहां का टेम्परेचर इतना नहीं जितना कि कोरोना का टेम्परेचर है। कोरोना का टेम्परेचर 1 मिलियन से 3 मिलियन सेल्सियस है। के हिसाब से देखें तो सूरज के सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 5000 सेल्सियस से 6000 सेल्सियस है, लेकिन कोरोना का 1 मिलियन से लेके 3 मिलियन सेल्सियस तक है। अब ये लॉजिक है क्या, इसे बाद में हम समझेंगे। आते हैं अपने टॉपिक पे। अब बात करते हैं आदित्य के रिसर्च नंबर 2 के बारे में। आदित्य ये भी रिसर्च करने जा रहा है कि जो सोलर स्टॉर्म्स होते हैं उन्हें कब और कैसे प्रिडिक्ट किया जाए, कैसे पता चले कि किस साल में सोलर स्टॉर्म्स आ रहे हैं। अब आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि स्टॉर्म्स तो हमने ऐसे सुने थे कि धरती पे होते हैं, अब ये सोलर स्टॉर्म्स क्या हैं, सूरज पे किस किस्म के स्टॉर्म्स आ जाते हैं। तो वाकई 18 के ज़माने में एक सोलर स्टॉर्म्स आया था जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ, और रिसेंटली एक सोलर स्टॉर्म आने वाला था हमारे धरती में जो 2012 में, और ये प्रेडिक्शन भी हुई थी कि दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अल्लाह का शुक्र है, हमारी दुनिया वैसी के वैसी सलामत है। इस किस्म के जो सोलर स्टॉर्म्स हैं उनसे बचने के लिए हमें आदित्य L1 की रीडिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो फ्रंट पे होगा और फ्रंट पे वो इस किस्म की रीडिंग्स भेजेगा और दुनिया को कि आपने तैयार होना है इस किस्म के स्टॉर्म्स के लिए। अब तीसरे मकसद की बात करते हैं कि आखिर आदित्य इतना अहमियत का हामिल क्यों है और क्यों आदित्य को भेजा गया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आदित्य हमें यह भी बताएगा कि ये जो स्पेस मिशन हम करने जा रहे हैं इन फ्यूचर, तो किस किस्म के असरात हो सकते हैं सूरज की वजह से, क्योंकि सूरज इतना तो आकार में बड़ा है कि उसका परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी धरती कुछ भी नहीं उसके सामने। हमारी धरती जैसी कई धरतियां उसमें समा जाएं फिर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एलन मस्क वो चाहता है कि वो दुनिया आबाद करे मार्स पे। तो ये एक तवील प्लान है। इस तवील प्लान को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए हमें स्पेस स्टडी की जरूरत पड़ सकती है कि अगर हम अपनी अर्थ को छोड़ किसी और प्लैनेट पे जाके बसने की कोशिश कर रहे हैं तो इस पे हमारा जो सूरज है उसका क्या रिएक्शन होगा, क्या इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं हम पे। तो इस किस्म के जो स्पेस मिशंस होंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये आदित्य। हमें रीडिंग्स भेजेगा कि हम इस किस्म के मिशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या सूरज की वजह से हमारे इस किस्म के जो मिशन है वो अनट्रैप्ड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। आखिर अमेरिका, चाइना, यूरोप और इंडिया, इन मुल्कों को जरूरत क्यों पड़ी है कि सूरज में आग में जाके हाथ डालते हैं? तो इसका सिंपल जवाब ये होगा कि सूरज है तो हम हैं। इस सूरज की वजह से ही हमें रोशनी मिलती है, हमें ताकत मिलती है, हमें जिंदगी मिलती है। फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा, उसके बाद फूड चेन भी आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से सूरज की एनर्जी हमें ट्रांसफर होती है, किस तरह से ये सूरज की एनर्जी पूरी दुनिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दुनिया ये चाहती है कि चांद के बाद वो सूरज की स्टडी भी करें। वो ये देखना चाहते हैं कि सूरज की उम्र कितनी बाकी रह गई है, ये दुनिया सूरज के सहारे कब तक चल सकती है। अब आखिर में बात करते हैं कि इस आदित्य L1 में कितने किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। पहला है विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, शॉर्ट फॉर्म में वेल्क। इसका काम ये होगा कि ये कोरोना लेयर को स्टडी। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है सोलर अल्ट्रावायलेंट इमेजिंग टेलीस्कोप, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा स्यूट। तीसरा इंस्ट्रूमेंट है वो लगा हुआ है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, उसका शॉर्ट फॉर्म होगा सोलेक्स। और चौथा है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, शॉर्ट फॉर्म में हीलियोस। इन दोनों का काम होगा सूरज से निकलने वाली एक्स रेज को स्टडी करना। पांचवा जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ होगा आदित्य में वो है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा एस्पेक्स। छठा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, उसका शॉर्ट फॉर्म होगा पापा। इन दोनों का काम होगा कि ये सोलर विंड को स्टडी करें। आखिरी पेलोड है वो है मैग्नेटोमीटर, मतलब मैग। उसका काम ये होगा कि वो इंटेंसिटी मेजर करे। ऐसी एजुकेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप ही के लिए मेहनत करते हैं और रिसर्च करके आप ही के लिए टॉपिक्स लाते हैं जैसे कि आपके इल्म में इजाफा हो। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।